हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 16 नवंबर 2021 के शिफ्ट फर्स्ट के अंदर पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो ऐसे रिवीजन के तौर पर जो है आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिखाई दे रहा है इसको सोल्व करने की खुद से कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको दे रखा है 36√3 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि अगर मैं समबाहु त्रिभुज की एक भुजा मान लेता हूँ स्मॉल ए है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 3 गुणा भुजा होता है, यानी कि 3 इंटू में a हो जाएगा। यानी कि 3a की वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में कितने दे रखी है, 36√3 दे रखी है। तो 3 से कटेगा 12 3 36, यानी कि 12√3 जो है ये आपके पास भुजा आ गई। तो यानी कि इसके हाइट आप बता सकते हैं। ऊंचाई का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, ऊंचाई इक्वल टू हाइट इक्वल टू होता है √3/2 इंटू में a होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि आपके पास हो जाएगा √3/2 इंटू में a की वैल्यू जो है वो कितनी थी, 12√3। तो ये 2 से कटेगा, ये कितना आएगा, 6 आएगा। और ये √3 मल्टीप्लाई √3 होगा, तो ये 3 और 6 का 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 18 सेंटीमीटर जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आप एक्चुअल में एग्जाम के अंदर जो है रफ शीट के अंदर इतना कार्य नहीं करते, डायरेक्ट वैल्यू पुट कराते हैं, ये फॉर्मूले वगैरह वगैरह इतना डिटेल के अंदर नहीं लिखते, सीधे कैलकुलेशन करते। तो 1-2 लाइन के अंदर कुछ सेकंड के अंदर जो है ये आंसर कैलकुलेट होकर आ जाता। यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार कर सकता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है। तो इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर ये 1600 मीटर की डिस्टेंस है, तो इसको हम यहाँ पर दूरी को अगर समय से डिवाइड करते हैं तो चाल आती है हमारे पास। समय यहाँ पर 4 मिनट का है, तो मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 60 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये चाल जो आएगी ये मीटर प्रति सेकंड में आएगी, क्योंकि ये दूरी मीटर में है, समय हमारे पास अब सेकंड में, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आएगी। और इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कैलकुलेट करना था, तो 18/5 से इसको गुणा कर देंगे। इसको सोल्व कर लीजिए, यानी कि आपके पास कितना, 5 चौके 20 और 20 से ये कटेगा, यानी कि 80 आ जाएगा। और यहाँ पर ये 0 से ये 0 काट दीजिए, 6 से ये काटेंगे तो ये 6 का 18, तो यानी कि 8 का 24 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपके पास ये स्पीड आ जाएगी, यानी कि चाल आ जाएगी। दूसरा मेथड आप ये अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले जो है ये मीटर में जो आपको दे रखा है इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि 1000 का भाग देंगे तो 1.6 किलोमीटर आएगा। और यहाँ पर ये 4 मिनट में दे रखा है, इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो यानी कि 4 बट्टे में आएगा, और इसके बट्टे में 60, यानी कि घंटे में कन्वर्ट करने के लिए इसके बट्टे में 60 लगाएंगे, जो कि ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर ये 60 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये पॉइंट से ये 0 कट जाएगा, और ये 4 से कटेगा, ये 16 4 बार, और ये 6 चौके 24 किलोमीटर प्रति घंटा जो है यहाँ से भी आप चाल कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये 2 मेथड मैंने आपको बता दिए, इनमें से कौन सा भी एक मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं मार्क प्राइस मान लेता हूँ MP है, ठीक है, तो यानी कि मार्क प्राइस पर छूट दी जाती है, तो यानी कि 10% की छूट, यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 पर 1 की छूट यानी कि 9/10 इसका कैलकुलेट करेंगे। और ये जो है आपके पास सेलिंग प्राइस आएगा, यानी कि विक्रय मूल्य आएगा। और यहाँ पर बेची कितने में जा रही है, यानी कि ये विक्रय मूल्य होगा 720 में बेची जा रही है, तो ये इक्वल टू 720 हो जाएगा। ये 9 8 72 80 आ जाएगा, और ये मार्क प्राइस आ जाएगा आपके पास 800। अब ये मार्क प्राइस 800 आ चुका है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 दे रखा था, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो आपको 640 दे रखा था। तो यहाँ पर पूछा गया था यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यानी कि कोई छूट ना दी जाए, सीधे ही इसको 800 रुपये में बेच दी जाए, तो लाभ प्रतिशत बताना था। तो कितने का प्रॉफिट होगा, 160 का प्रॉफिट होगा। 160 का प्रॉफिट होगा कितने पर, 640 पर। तो यहाँ पर 160 का प्रॉफिट होता
640 पर कॉस्ट प्राइस पर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, इनटू में कर देते हैं 100, तो ये 0 से 0 कट गया, 16,464, 1/4 यानी कि 25% जो है वो आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको इसका मान बताना है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 12/100 कर लीजिए, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये 4/100 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई 7/100 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई 2 इंटू में 10⁻6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10⁻6 आएगा, क्योंकि 100 इंटू में 100 इंटू में 100 करेंगे तो ये 10⁻6 से कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, ठीक है। और अब इसको आप यूनिट डिजिट से इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में जो है सभी जगह यूनिट डिजिट अलग अलग दे रखा है। तो यहाँ पर ये 7 दूनी का 14 यानी कि 4 यूनिट डिजिट, और 4 चौके 16 यानी कि यूनिट डिजिट 6, और 6 दूनी का 12, तो यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए इसके मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर जो है यूनिट डिजिट 2 जो है आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट मल्टीप्लाई करना ही नहीं है यहाँ पर, तो फालतू में बेकार में समय क्यों बर्बाद करना है। यहाँ पर देखिए विमाओं वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको बताना था। तो यानी कि ये आपका ब्लॉक जो है, आयताकार ब्लॉक जो है, ये आपको पता है कि घनाभाकार होगा, क्योंकि यहाँ पर ये लंबाई दे रखी है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई दे रखी है। तो इसका आयतन जो है यानी कि 112 इंटू में 44 इंटू में 25, ये जो है इसका आयतन, ये इस बेलन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसको ढाला किस में जा रहा है, बेलन में डाला जा रहा है। और बेलन का आयतन होता है πr²h, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r का स्क्वायर। त्रिज्या हमें 35 दे रखी है, तो 35 इंटू में 35 हो जाएगा, इंटू में h होता है, यानी कि हाइट हमें दे नहीं रखी तो h लिख देंगे। यहाँ से हम हाइट कैलकुलेट कर लेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे, काट पीट के सोल्व करेंगे, तो 7 पंजे 35, 5 बार कट गया, 5 से ये कटेगा 25 यानी कि 5 बार ये कट गया, इस 5 से ये कटेगा 35, ये 5 बार कट गया, ये सॉरी यहाँ पर ये 7 बार कटेगा, 7 पंजे 35, और ये 7 से अब यहाँ पर देखिए ये 112 कट रहा है, तो ये 7 एकम 7, 7 छिक 42, 16 बार कट गया। ये 22 से ये कटेगा 44 2 बार, 16 दूनी 32 इधर आ गया, और ये हाइट जो है हमारे पास कितनी आ चुकी है, 32 आ चुकी है। तो हाइट हमारे पास 32 आ चुकी है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता सकते हैं हम बेलन का, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, 2πr/h होता है। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है 2πr/h होता है, और ये इसको सोल्व करेंगे तो 2 इंटू में 22/7 पाई की वैल्यू, और r हमें 35 है दे रखा है और क्वेश्चन में, और यहाँ पर ये 32 जो है हाइट हमने कैलकुलेट की थी, 7 पंजे 35। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए इसको 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 64 आएगा, और ये 22 पंजे 110 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 4 44, हासिल आएगी 4 66 और 4 70, और ये आपका 7040 जो है करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, इसको सोल्व करके इसका मान बताना था। तो सबसे पहले हम ऑफ को सोल्व करते हैं, यानी कि 6 चौके 24 होगा, और ये 4 त्रिका 12 बाद में भाग करते हैं हम, तो ये 4 बार कटेगा, ठीक है, 4 त्रिका 12, और ये 6 चौके 24 ये होगा, 24 ये 28, और 28 में से माइनस करेंगे ये 20, ठीक है, 28 में से माइनस करेंगे ये 20, तो 28 बच गए, ये सॉरी 48, ये 24 48 होगा, 48 में से माइनस करेंगे 20, तो ये 28 बच गया, और मल्टीप्लाई बाहर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में क्या है 3, और ये माइनस का चिन्ह, ये 45 है यहाँ पर, ये 45 है यहाँ पर, और ये 6 है प्लस, तो यानी कि कितना हो गया 51 हो गया। तो 51 में से माइनस कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई करके, यानी कि 51 माइनस करेंगे 8 त्रिका 24 हासिल 2 3 दूनी का 6 2 8, 84 माइनस करेंगे इसमें से, तो माइनस का 33 बचेगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। 36 मीटर पटुआ बेचने पर एक दुकानदार 12 मीटर पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित करता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ये 36 मीटर पटुआ जो है, अब यहाँ पर देखिए 36 मीटर पटुए का सेलिंग प्राइस, ये 36 मीटर पटुआ जो है इसका सेलिंग प्राइस जो है, इसमें से माइनस कर देता हूँ 36 मीटर पटुए के कॉस्ट प्राइस को, तो यहाँ पर प्रॉफिट आएगा, क्योंकि ये इतने में बेचा जा रहा है और इतने में खरीदा गया था, तो इस बेचने वाले मूल्य में से खरीदे गए मूल्य को घटा दूंगा तो लाभ आएगा, सिंपल सा है। तो यहाँ पर देखिए ये 12
मीटर पटुए के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, यानी कि 12 मीटर पटुए के सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। सेलिंग प्राइस इधर भेज दीजिए 12, यानी कि 24 सेलिंग प्राइस इधर बचेगा और ये 36 इधर आ जाएगा, यानी कि 36 कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 12 से कट रहा है, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का यहाँ से रेशियो आ जाएगा, यानी कि 3:2 आ जाएगा, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 3 में बेची जा रही है। तो यानी कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 2 पर। मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर हम जो है प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई 100 से करते तो ये 50% का जो है यहाँ पर प्रॉफिट आ जाता। नेक्स्ट देखिए, 2760 की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित कीजिए कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रम से 2 और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाले मिश्र धन बराबर होते हैं। निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ये 2760 की ये धनराशि थी, ठीक है। इसको यहाँ पर 2 भागों में विभाजित किया गया। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट हिस्सा जो है उसको फर्स्ट इस तरह से लिख देता हूँ, फर्स्ट हिस्सा ये है और ये इसका सेकंड हिस्सा है, ये 2760 का सेकंड हिस्सा ये है, ठीक है। अब ये फर्स्ट हिस्से को 5% के दर से यहाँ पर 2 वर्ष के लिए दिया गया, यानी कि ब्याज कितने का मिला, 5 दूनी 10, 10% का ब्याज मिला। 100% ये अपने आप में 10% का ब्याज मिला, 110% इसका कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा ये, तो ये 110/100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। अब यहाँ पर ये भी अपने आप में 100% तो है ही, और इसके अलावा इसको यहाँ पर 5% की दर से 4 वर्ष के लिए दिया गया, तो यहाँ पर 500 के 20 का ब्याज मिलेगा। तो 100% तो ये अपने आप में था, और 20% का ब्याज यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा, 120%, और बट्टे में 100 लगा देंगे परसेंटेज के लिए। अब ये जो अमाउंट आए हैं, फर्स्ट हिस्से का अमाउंट और सेकंड हिस्से का अमाउंट, ये आपस में इक्वल दे रखे हैं क्वेश्चन में, क्योंकि बराबर होते हैं, मिश्र धन बराबर होते हैं, ये दे रखा है। तो यहाँ पर ये 100 से ये 100 कट जाएगा और ये 0 से ये 0 कट जाएगा। तो फर्स्ट हिस्से और सेकंड हिस्से का रेशियो जो है वो आपके पास अब आएगा 12:11। अब इन दोनों का टोटल कर दीजिए, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो रहा है, यहाँ पर ये 23 हो रहा है, और 23 की जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास, ये फर्स्ट हिस्सा और सेकंड हिस्सा का ऐड किया है हमने, और जब इनको ऐड किया है तो 23 है, और इनका जो सम है वो हमारा 2760 है। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर 23 आ रहा है, और ये 2760 क्वेश्चन में दे रखा था, कितना गुना दे रखा है, तो 23 से कम 23, और ये 23 दूनी 46, 120 गुना दे रखा है, ठीक है। सेकंड हिस्सा हमसे पूछा गया था, सेकंड हिस्सा यहाँ पर इस केस में ये 11 है, ठीक है। तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये भी 11 ना होकर 11 का 120 गुना हो जाएगा, यानी कि 11 दूनी 22 हासिल आएगी 2, और ये 1320 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी एक सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए, और वो भी आपको किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करनी है, ऑप्शन आपके किलोमीटर पर आवर में है। तो यहाँ पर ये 235 मीटर जो है ये लंबी सुरंग है, इसके साथ ये अपनी लंबाई भी कवर करेगी, यानी कि 725 प्लस 235 करते तो ये कितना हो जाता, ये 960 मीटर होता, और 960 में हम भाग कर देते हैं यहाँ पर 48 सेकंड का, तो ये मीटर प्रति सेकंड में चाल आती। अब यहाँ पर इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से इसको गुणा कर देते, तो यहाँ पर ये 12×4 48, 12×4 48, 12×8 96, यानी कि 80 बार, और ये 4 से ये 20, और ये 5 से ये 4, 18×4 72, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपके पास यहाँ पर स्पीड आ जाती है। नेक्स्ट देखिए, एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें से 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे, उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए। तो यहाँ पर 124 रन जो है ये कुल रन थे, ठीक है। इसमें से 6 चौके थे और इसमें से यहाँ पर 10 छक्के थे, तो इनको माइनस कर दीजिए, आपके पास दौड़कर बनाए गए रन आ जाएंगे, यानी कि 24 ये ऊपर का गया और ये 60 और गए, ये 40 बचा, ठीक है। तो ये 40 जो रन बचे हैं ये दौड़कर बनाए गए थे, तो ये 40 रन दौड़कर बनाए गए थे और कुल रन थे 124, यानी कि 124 का ये 40 कितना प्रतिशत है ये बताना था। तो 4 से काट दीजिए, 10 आ जाएगा,
और ये 4 से काटेंगे तो ये 4 त्रिका 12, 4 एकम 4, 31 आएगा। यानी कि 1000/31 आया, 1000/31। अब यहाँ पर जो है 1000/31 आया, तो यहाँ पर ये अंश में कितना है, 0 है यूनिट डिजिट, अंश में यूनिट डिजिट। एक चीज़ यहाँ पर आप देखिए 5 सही 1/2 है, इसको आप भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5 दूनी 10 और प्लस 1 करते हैं, यानी कि 6 ये सॉरी यहाँ पर 5 दूनी 10 और ये 11/10 ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तो करते हैं, यहाँ पर 5 को 2 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10 और प्लस 1 करते हैं, यानी कि 11/2 जो है ये आपके पास भिन्न में कन्वर्ट हो जाता। तो इसी तरह से आपको इनको भी कन्वर्ट करना है। तो इनको कन्वर्ट कंप्लीट नहीं करेंगे, हम यूनिट डिजिट से देखेंगे। 1 × में 5 यानी कि 5 और प्लस का 3 करते 8, यानी कि ऊपर यूनिट डिजिट जो है अंश में कितना आता, 8 आता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसको देखिए 2 × में 1, 2 × में 1 और प्लस 8 करते यानी कि 10, ऊपर यूनिट डिजिट जो है 0 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है, इसको छोड़ दीजिए एक बार। ये 4 × में 1 4 और प्लस 1 करते 5, यानी कि ऊपर यूनिट डिजिट जो है 0 नहीं आ रहा, तो ये नहीं हो सकता। 8 और 9 17, यानी कि यूनिट डिजिट 0 नहीं आ रहा, ये नहीं हो सकता, तो बचाइए, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, तो कंप्लीट डिवाइड करने लग जाएंगे तो समय बर्बाद होगा। आप यहाँ पर यूनिट डिजिट से इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात आपको ये दे रखा है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6000 की वृद्धि होती है तो उनके वेतनों का नया अनुपात जो है वो 35:40 हो जाता है। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन आपको ज्ञात करके बताना था। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये सुमित हो जाएगा, ये आपका रवि और ये यहाँ पर ये सुमित, इनके वेतनों का अनुपात आपको दे रखा है 4:5 दे रखा है। और ये बढ़ने के बाद जो इनका अनुपात कितना हो जाता है, ये 35 अनुपात हो जाता है 40। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो यहाँ पर 5 है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो 1 है। तो इसको तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें डिफरेंस बराबर करना है। बस यहाँ पर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 चौके 20 हो जाएगा और ये यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब डिफरेंस देखिए, इनके बीच का 5 है और इनके बीच का डिफरेंस भी 5 है। तो अब यहाँ पर देखिए इसको अगर आप इनका डिफरेंस देखें, अब इनका तो ये प्लस का 15 यानी कि 15 यूनिट की वृद्धि हो रही और यहाँ पर भी 15 यूनिट की वृद्धि हो रही। बट क्वेश्चन में कहा गया कि 6000 की वृद्धि हो रही है, तो यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000, तो ये 15 चौका 60 यानी कि 400 गुना है। तो बढ़ा हुआ वेतन बताना था किसका, सुमित का बताना था। तो सुमित का 40 × में कितना हो जाएगा, 40 × में 400 हो जाएगा। तो यानी कि 4 चौके 1600 जो है वो आपके पास 16000 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इसी को आप यहाँ पर बेसिक से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए वो मैं सॉल्यूशन यहाँ पर हटाया नहीं है, वो पीछे आपको PDF में मिल जाएगा। इसी को हम नेक्स्ट मेथड से यानी कि बेसिक से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। रवि और सुमित के वेतन का अनुपात ये है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर रवि का मान लूँ कि रवि का जो है प्रारंभिक वेतन 4x है, ठीक है। ये 4:5 था, यानी कि x से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। x ये यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है और यहाँ पर ये s जो है सुमित है और इसका प्रारंभिक वेतन 5x है। बाद में कहा गया कि 6000 की वृद्धि होती है, तो इसके वेतन में 6000 की वृद्धि हो गई और इसके वेतन में भी 6000 की वृद्धि हो गई। अब जो इन दोनों का रेशियो है वो कितना हो जाता है, 35:40 हो जाता है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे तो आप इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए। तो इस इक्वेशन को अगर आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आप काट सकते हैं इसको 7, ये 8 5 से काट दिया, ठीक है। 8 चौके 32 x और 8 छिका 48,000 आ जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा 7 पंजे 35x और ये प्लस 7 छिका 42,000। एक साइड कर लीजिए, यानी कि डिफरेंस देखें तो ये 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 6000 आ जाएगी। 3x की वैल्यू 6000 यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो हमें तो यहाँ पर सुमित का बताना था, तो सुमित का अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सुमित का कितना दे रखा है 5x प्लस 6000, बढ़ा हुआ वेतन बताना था, यानी कि 5x कैलकुलेट करके उसमें 6000 ऐड भी करेंगे। तो सुमित इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x प्लस का 6000 और यहाँ पर x की वैल्यू अगर रखेंगे 2000,
एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पर 2000 रखेंगे तो 5 दूनी का 10 और 10 और ये 16,000 हो जाएगा। 16,000 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो पिछले वाले मेथड से कैलकुलेट किया तो भी 16,000 और इससे भी 16,000, तो बेसिक मेथड से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। तो एग्ज़ाम के अंदर आपको ये सारी चीज़ें इतनी डिटेल्स के अंदर नहीं लिखनी है, आप डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर मैं 1-2 लाइन एक्स्ट्रा ही लिख के आपको बता रहा हूँ। अन्नू किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करती हैं। अन्नू अकेले उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी? तो यहाँ पर देखिए अन्नू जो है, यहाँ पर दे रखा है अन्नू जो है वो बिन्नी से 4 गुना अधिक कुशल है, यानी कि अन्नू और बिन्नी का जो क्षमताओं का रेशियो जो है वो कितना आ जाएगा? 4:1। तो यहाँ पर टोटल वर्क आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा? ये दोनों मिलकर काम करती हैं, यानी कि दोनों की यूनिट जो है ये जुड़ जाएंगे, 4 + 1, और दोनों 7 घंटे में पूरा कर सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे 7, तो 7 × 35 यूनिट का जो है ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब यहाँ पर बताना था कि अन्नू अकेले उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं। अन्नू की क्षमता कितनी है? 4 है, तो अन्नू की क्षमता 4 यूनिट है और 35 यूनिट का ये टोटल वर्क था, तो 35 को डिवाइड कर देते 4 से, यानी कि 35/4 घंटे में पूरा कर सकती है। तो बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। कक्षा 9th और कक्षा 10th में छात्रों की संख्या क्रमशः 42 और 45 है। कक्षा 9th और 10th में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात ये इतना है, तो दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर कितना है? देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्लास 9th, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्लास 10th। यहाँ पर क्लास 10th का, क्लास 9th का दे रखा है बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो जो दे रखा है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो जो दे रखा है वो 9:5 दे रखा है, यानी कि 9:5 दे रखा है। और यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो जो दे रखा है वो आपका दे रखा है 8:7 दे रखा है। अब एक काम आपको यहाँ पर करना है, देखिए इनका टोटल अगर आप करेंगे, यानी कि ये 9 और 5 कितना हो रहा है? 14 हो रहा है, और 14 हो रहा है, और कक्षा 9th का, यहाँ पर कक्षा 9th का, ठीक है, कक्षा 9th का हो रहा है ये 14, तो कक्षा 9th का जो है ये 42 दे रखा है, यानी कि कुल छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है? 42, और यहाँ पर ये हमारे हिसाब से 14 आ रही, यानी कि ये 14 यूनिट की वैल्यू 42 दे रखी है। तो गुणा कर, कितना गुणा है? 3 गुना है, यानी कि 14 × 3 = 42। तो इसका आप यहाँ पर करेंगे तो ये 3 गुणा करेंगे तो 9 × 3 = 27 ये हो जाएगा, और यहाँ पर इसका भी 3 गुणा करेंगे यानी कि 15 ये गर्ल्स हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर इनका करना है, यानी कि इनका अगर आप करेंगे तो ये 8-7 कितना हो रहा है? 15 हो रहा है, टोटल 15 हो रहा है। और कक्षा 10th का अगर देखें तो आपके पास यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या 45 दे रखी है, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 45, यानी कि 3 गुना यहाँ पर भी दे रखी है। तो ये 8 का 3 गुना करेंगे तो ये कितना दे रखा है? 24, यानी कि 24 लड़के हो जाएंगे, और 7 का 3 गुना करेंगे तो ये 21 क्या हो जाएंगे? लड़कियां हो जाएंगी। अब आपको यहाँ पर करना ये है कि लड़कों को एक जगह कर लेना है, यानी कि लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर बताना था, यानी कि दोनों कक्षाओं में लड़के कितने, तो 27 + 24 कितने हो जाएंगे? 51 हो जाएंगे। ये 51 लड़के हैं, और इसमें से माइनस कर देना है गर्ल्स को, यानी कि इसमें से माइनस कर देना है गर्ल्स को। और गर्ल्स कितनी है? यहाँ पर गर्ल्स हैं, यहाँ पर ये 15, इसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये 15 हैं, गर्ल्स 15 हैं, और ये आपका 21 है, यानी कि 15 + 21 कितना हो रहा है? यानी कि 36 हो रहा है। तो इसमें से माइनस करते हैं 36, तो ये 15 बच जाता है, यानी कि 15 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पी, क्यू और आर किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रमशः 10 दिन और 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है, ये बताना था। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, पी जो है वो आपको दे रखा है 10 दिन में कार्य कर सकता है, क्यू जो है वो 20 दिन में कार्य कर सकता है, और आर जो है वो आपको दे रखा है 30 दिन में कार्य कर सकता है। एलसीएम लेते हैं इन तीनों का तो कितना आता? 60 आता, यानी कि इनकी क्षमता आ जाती है यहाँ पर 6 यूनिट, 10 का भाग देते तो ये 20 या 60, ये 30 दूनी 60, यानी कि ये इनकी क्षमताएं आ जाती। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक एक दिन छोड़कर ये क्यू और आर जो है पी की सहायता करते हैं, यानी कि पी के पहले दिन क्यू सहायता करता, अगले दिन आर सहायता करता, ये आर सहायता करता है इसकी, ठीक है, ये पहले दिन का है और ये अगले दिन का है। इस तरह से ये पैटर्न चलता रहता आगे भी,
और यहाँ पर टोटल 2 दिन के अंदर जो है कितने यूनिट का काम हो रहा है ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि एक दिन के अंदर ये 6 यूनिट का काम करता है और ये यहाँ पर 3 यूनिट का, ये 6, ये 2 यूनिट का। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2 दिन में कितने यूनिट का काम हुआ, 6 3 9 और ये 8 17 यूनिट का काम हुआ। हमें इस 17 यूनिट का काम हमें 60 यूनिट का कराना था, तो 17 को 60 के पास लेकर जाएं तो 17 4 68 तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 3 51 यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दिन, यानी कि 6 दिन के अंदर जो है ये 51 यूनिट का काम हो जाएगा। 6 दिन के अंदर 51 यूनिट का काम हो जाएगा। शेष काम कितना बचा, यानी कि शेष के काम कितना बचा, ये 60 यूनिट का टोटल वर्क था, इसमें से 51 माइनस किया यानी कि 9 यूनिट का काम शेष बचा। तो ये 9 यूनिट का काम शेष करेगा कौन। अब यहाँ पर देखिए एंड किस से हो रहा है, आर सहायता कर रहा है, यानी कि लास्ट में पी आर की सहायता कर रहा है। अब यहाँ पर शुरू भी यहाँ पर क्यू से होगा, यानी कि पी की सहायता कौन करने आएगा, क्यू आएगा। तो यहाँ पर पी जो है 6 यूनिट का काम करता है एक दिन में और ये 3 यूनिट का काम करता है। दोनों को मिलाकर जो देखें तो यहाँ पर ये दोनों मिलाकर एक दिन में 9 यूनिट का काम करते हैं और इन दोनों के लिए बचा कितना है शेष, 9 यूनिट का काम बचा। 9 यूनिट का काम और 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये एक दिन में ही कर देंगे, यानी कि इनको एक दिन का समय लगेगा इस 9 यूनिट का काम करने में। और यहाँ पर कितना दिन लगा रहा, 6 दिन, यानी कि टोटल डेज की अगर हम बात करें तो 6 दिन जो है 1 सेकेंड, ये 7 दिन, यानी कि 6 दिन तो ये हो गए और एक दिन ये हो गया, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 7 दिन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। तो यहाँ पर लगभग में देखें तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आंसर की बात करें तो यही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन दे रखा है। अब या तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर कुछ और है, तो ये आप देख लेना। इसका 7 जो है क्वेश्चन के हिसाब से जो है 7 दिन आंसर आना चाहिए था। जब विक्रय मूल्य में 132.60 की वृद्धि होती है तो 10.5% की हानि ये 11/3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं कॉस्ट प्राइस को मान लूँ 100, कॉस्ट प्राइस अगर 100 यूनिट था तो यानी कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 दूनी 20 और 21/2 यानी कि 21/2 यानी कि इसको 10.5% लिख सकता हूँ, यानी कि 10.5% की हानि होती, यानी कि सेलिंग प्राइस जो रहता इससे 10.5% कम रहता, यही तो होता, 10.5% कम रहता, यानी कि 10.5% इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 89.5 बचेगा, यानी कि ये सेलिंग प्राइस रहा होगा। अब यहाँ पर इतने 132.60 की वृद्धि कर दी जाती है अगर विक्रय मूल्य में, तो इतने का क्या होता, यह प्रॉफिट होता। और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 55 3 58/5, 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5 और 5 31, यानी कि 11.6 का प्रॉफिट होता। वो 11.6 का प्रॉफिट होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस 100 से 11.6% ज़्यादा रहा होगा, यानी कि 11.6% ज़्यादा रहा होगा। तो इसमें इसका 11.6 ऐड करेंगे परसेंट, तो ये कितना हो जाएगा 111.6 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी कि सेलिंग प्राइस में ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, यहाँ पर देख लीजिए 0.5 और ये 0.22 की, ठीक है। तो ये 22.1 की यहाँ पर वृद्धि हो रही है। 22.1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, देखिए क्वेश्चन के हिसाब से सेलिंग प्राइस में 132.60 की हो रही थी, यानी कि 22.1 की वैल्यू जो है 132.60 की बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे मैं एक ज़ीरो लगा सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद कितने ही ज़ीरो लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये दशमलव से तो ये दशमलव कट गया, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया। अब जब आप यहाँ पर देखेंगे इसको 6 से गुणा कराएंगे, 221 को 6 से गुणा कराएंगे तो ये 1326 आएगा, यानी कि ये इसका 6 गुणा दे रखा है। तो 6 गुणा दे रखा है, हमसे पूछा क्या गया था, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया था और वस्तु का क्रय मूल्य हमने 100 माना था। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो एक्चुअल में 100 ना होकर वो भी आपका 6 गुना हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि 600 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन संख्याओं को विभाजित करने पर क्रमशः 7 12 और 2 शेष बचता है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या यहाँ पर ये 19 दे रखी है, तो 19 को चेक कर लेते हैं।
तो 19 को अगर हम चेक करते हैं तो 19 दूनी 38 और शेषफल 18 बचा। बचना कितना चाहिए था? 7 बचना चाहिए था। 7 नहीं बच रहा, तो 19 आपका नहीं हो सकता। इसके बाद 17 से चेक करते हैं। 17 दूनी 34 और 5 बचा, उतारेंगे 8। 17 3 51, 7 बच रहा है, ठीक है। तो अगली संख्या को डिवाइड करके देखते हैं। ये 17 दूनी 34 और यहाँ पर 9 बचा, उतारेंगे 7 और 17 3 51, 17 4 17 5 85 और 12 बच रहा है शेषफल, ठीक है। अगली संख्या को देखते हैं। 17 3 51, 3 बचा, उतारेंगे 2 और 17 एकम 17 और 15 बचा शेषफल, उतारेंगे 5 और 17 नमा 153, 2 बच रहा है शेषफल, हाँ 2 बच रहा है। तो यही आपका ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो यानी कि 17 जो है वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन संख्याओं को विभाजित करने पर इतने इतने शेषफल बचते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि दो संख्याओं का औसत 13 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यानी कि संख्याओं के बीच का अंतर आपको बताना है। तो इनका योगफल आपको, ये औसत दे रखा है 13 है, यानी कि a + b अगर मैं डिवाइड करता 2 से तो इनका औसत आता, और औसत आपको दे रखा था 13। तो ये इतना कुछ लिखने की ज़रूरी नहीं है। 2 को इधर लाता मल्टीप्लाई होता, 13 दूनी 26 होता। हम इस चीज़ को डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, यानी कि a + b = हो जाएगा 26। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, उनके गुणनफल का वर्गमूल a × में b करते और ये वर्गमूल दे रखा था 12। अब यहाँ पर ये वर्गमूल हटाते इसका स्क्वायर होता 12 का, यानी कि 144 होता। तो ये चीज़ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इससे हमारा एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम बचता है, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना हो जाता? 144 हो जाता। तो यहाँ पर a - b हमें बताना था, यानी कि उन संख्याओं के बीच का डिफरेंस बताना था। तो इसका फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर करते हैं और इसमें से माइनस करते हैं 4ab। अब इसको सोल्व करना था, यानी कि a + b की वैल्यू हमारे पास 26 है। 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 676, और इसमें से माइनस करते 144 का 4 गुना, यानी कि 4 चौके 16 का 6 हासिल आएगी 1 और 14 4 56 और 1 57, यानी कि 576, यानी कि अंडर रूट के अंदर 100 बचता और 100 का वर्गमूल 10, यानी कि 10 आपका करेक्ट आंसर होता। 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया था। सही औसत ज्ञात कीजिए। तो 142 यहाँ पर देखिए, 10 संख्याओं का औसत कितना दे रखा था? ये 46 दे रखा था। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि 142 जो था वो सही डाटा था और गलती से कितना पढ़ा गया? 42 पढ़ा गया, यानी कि डिफरेंस कितने का है? 100 का है। तो यानी कि अगर इस गलती को सुधारना है तो 100 ऐड करने पड़ेंगे। तो इस एवरेज में आप क्या करेंगे? 100 ऐड करेंगे, 100 ऐड करेंगे। बट ये 100 सीधे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये 10 संख्याओं का औसत है, ठीक है, 10 प्रेक्षणों का औसत है। तो इन 10 प्रेक्षणों में इस 100 को बांट देंगे, यानी कि 10 का डिवाइड कर देंगे। तो ये 0 से 0 कट गया और 46 + 10 कितना हो जाएगा? 56 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन इतना हो जाता है। तो ए का वेतन जो है वो आपको बताना था। तो इसको देखिए, यहाँ पर ए और बी का जो वेतन आपको दे रखा है, ए और बी के वेतन का अनुपात जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 6:7 दे रखा है। अब यहाँ पर अलग से मैं इसको सोल्व करता हूँ, यानी कि बी के वेतन में जो है 5.5% की वृद्धि हो जाती है। अब 5.5% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 5.5% इसको लिख सकते हैं इसके वेतन में, बी के वेतन में। तो बी जो है ये 100% तो अपने आप में होता है। 100 और 5.5 कितना हो जाएगा? 105.5% हो जाएगा। परसेंटेज के लिए बट्टे में 100 लगाएंगे और ये इक्वल हो जाता है 1,47,700 के बराबर हो जाता है। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि इतना हो जाता है। अब यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 0 आएगा। 5 से ये कट रहा है, 5 से काट दीजिए, 200 बार कट जाएगा और ये 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, 211 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1447 आता है। तो यानी कि आपके पास ये 1477 आता है, ठीक है। तो ये 211 से ये कट जाएगा कितनी बार? 7 बार, और आगे 2 0 आ जाएंगे। 7 दूनी 14 आ जाएगा, आगे 4 0 आ जाएंगे, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 और आगे 4 0, यानी कि 1,40,000 जो है वो आपके पास इस बी की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि बी की वैल्यू यहाँ पर 1,40,000 है, ठीक है, 1,40,000।
यानी कि देखा जाए तो कितना गुना दे रखे है, 7 दूनी 14, यानी कि 20,000 गुना दे रखे हैं। तो हमसे पूछी गई थी इसकी वैल्यू ए की, ए का वेतन पूछा गया था। तो ए का वेतन कैलकुलेट करने के लिए ये 6 ना होकर ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका 20,000 गुना हो जाएगा, यानी कि 6 दूनी का 12, 1,20,000 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 22.5 वर्षों में इतनी हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 12% वार्षिक दे रखा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो यानी कि 1 ईयर के अंदर कितने मंथ होते हैं ये आप सभी लोग जानते हैं, 24 मंथ होते हैं। 24 मंथ, एक सेकेंड, 1 ईयर के अंदर 12 मंथ होते हैं। यार क्या दिमाग खराब हो रहा है यार, ये 12 मंथ होते हैं। और इनकी जो आपको दे रखी है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, यानी कि 1 साल वार्षिक दे रखी है, यानी कि 12% दे रखी है, 12% वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखे। तो यहाँ पर 10 महीने का आप यहाँ पर देख सकते हैं, 10 महीने से जो है चक्रवर्ती ब्याज काउंट किया जाता है। तो यानी कि 10 मंथ की क्या हो जाएगी, 10 मंथ की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, ये भी आपकी 10% हो जाएगी, क्योंकि 12% है तो 10 मंथ की 10% हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 22.5 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 22.5 वर्ष में कितने महीने होते हैं, ये 24 वर्ष, ये 24 महीने ये हो जाएंगे और 6 महीने ये, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 30 महीने हो जाएंगे, 30 महीने। और ब्याज हमारा 10 महीने से काउंट होता है, यानी कि 30 महीने के अंदर कितनी बार काउंट हो जाएगा, 30/10 कर दीजिए, 30/10 कर दीजिए, यानी कि ये 3 बार जो है ब्याज काउंट होगा, ये 3 बार ब्याज काउंट होगा। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 10% दे रखी थी, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 पर 1 का ब्याज मिल रहा है, यानी कि 10 पर 1 का ब्याज, अमाउंट कितना हो गया, 11 हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, 3 बार ब्याज काउंट होता है, तीन बार ब्याज काउंट होता है, ठीक है। तो यानी कि ये इसका क्यूब कर देंगे हम, इसका क्यूब करेंगे तो ये आपका 1000 हो जाएगा, और ये यहाँ पर 1331 हो जाएगा। ये जो है ये अमाउंट है, और ये यहाँ पर प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, मिश्र धन है, ठीक है। और क्वेश्चन में इतना दे रखा था कि इतना हो जाता है 9,982.50। तो 1331 की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 9,982.50 कितनी हो जाती है, यानी कि हमें इसकी बतानी थी मूल, ये धनराशि बतानी थी, यानी कि ये धनराशि कितनी होगी। तो यहाँ पर धनराशि अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 1000 की वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है। तो यानी कि 1000 इंटू में ये कितना हो जाएगा, 9,982.50, इसमें डिवाइड कर देंगे इसका 1331 का, तो हमारे पास इस ये प्रिंसिपल आ जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में कितना आएगा, 100 आएगा। 1 0 से तो 1 0 ये काट दीजिए, 1 0 ये काट दीजिए, 2 0 ये कट गए, और इसके अलावा यहाँ पर ये कट रहा है 11 से, ठीक है। तो ये 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 121 बार कट गया। और इसको काट देंगे 11 से तो ये कितनी बार कटेगा, 11 9 99, और उतारेंगे 8, भाग जाएगा नहीं, 0 बार गया, ठीक है। और यहाँ पर ये आ जाएगा 11 7 77, और 11 पंजे, ये 11 7 77, और 5 बच गया, 11 पंजे 55। और इसके अलावा फिर से 11 से कट रहा है, यानी कि ये 9 7 16 माइनस 5 करेंगे, 11 बच रहा है, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक कर लेना, ठीक है। तो 11 से इसको काट दीजिए, 11 8 88, और 11 दूनी 22, और ये 11 पंजे 55, फिर से 11 से कट रहा है, यानी कि 11 7 77, 11 पंजे 55, यानी कि 75 तो ये रहा, और मल्टीप्लाई में 100 ये रहा। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 7500 हो जाएगा। तो 7500 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक 9 अंकीय संख्या जो 72 से विभाज्य है का मान कितना होगा। तो यहाँ पर 72 से विभाज्य, यानी कि इसको 9 इंटू में 8 लिख सकते हैं। अब 9 इंटू में 8 लिख सकते हैं, तो यानी कि संख्या, अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल होती है तो उसके अंतिम 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होंगे, यही तो होता है। तो यहाँ पर ये 800, ये y की वैल्यू अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लूँ तो ये कितनी ले सकता हूँ,
879, यानी कि y की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा मैं 9 ले सकता हूँ। इसको डिवाइड कर दीजिए 8 से, जो शेषफल बचेगा उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये आपके पास कितना आ जाएगा 10 8 80, 7 बच गया, उतारेंगे 9, 9 8 72, शेषफल कितना बच गया 7 बचा। अब ये जो शेषफल 7 बचा है इसको माइनस कर दीजिए 879 में से, माइनस कर दीजिए 7, यानी कि 872, यानी कि लास्ट डिजिट जो है वो आपके यहाँ पर 872 होते हैं, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पर 2 होनी चाहिए थी। y की वैल्यू अगर यहाँ पर 2 होती तो ये संख्या जो है 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होती। इसके अलावा 9 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, यानी कि ये संख्याओं का अंकों का योग जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। तो ये 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 7 और ये 2 9 कट गया, और 8 5 13 और 8 21, यानी कि ये 21 हो रहा है, और प्लस के अंदर x आएगा और बट्टे में ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो x की वैल्यू आप बता सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 6 लूँ तो ये संख्या कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। तो यानी कि x बराबर तो आपका यहाँ पर 6 आ गया और y बराबर यहाँ पर 2 आ गया। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, यानी कि अंडर रूट के अंदर रखेंगे तो 7 इंटू में 6 और ये माइनस के अंदर 3 इंटू में 2, तो 7 6 42 माइनस 6 करेंगे, अंडर रूट के अंदर 36 आ गया, यानी कि 6 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी का 6 और ये 9 पंजे 45, 9 बार कट गया। तो अब यहाँ पर देखिए 7 त्रिका 21 और ये 5 कितना हो गया, 21 5 26 हो गया, और ये माइनस के अंदर 11 हो जाएगा, माइनस का 2 तो ये और माइनस का 9 ये, माइनस का 11 और ये प्लस का 9 चौके 36 और ये माइनस का 45 है। अब यहाँ पर देखिए ये कितना बच गया, ये प्लस का 15 बच गया, ठीक है। प्लस का 15 इसमें से घटेगा तो ये माइनस का 30, माइनस का 30 इसमें से घटेगा तो ये 6 बच गया, तो 6 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होता। तो आपको कम से कम लिखना है एग्जाम के अंदर, एक टेलीविज़न इतने रुपए में उपलब्ध था, दिवाली की सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर इतनी हो गई, तो छूट प्रतिशत आपको बताना था, यानी कि पहले इतना था और बाद में इतना हो गया, तो यानी कि कितने की कमी हुई वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो यानी कि 10 और 110 और 2500, यानी कि 2610 की जो है आपको यहाँ पर कमी दिखाई पड़ रही है। तो 2610 की जो है यहाँ पर कमी दिखाई पड़ रही है कितने पर, ये 14,500 पर, 14,500 पर ये 2610 की कमी आपको दिखाई पड़ रही है। तो गुणा कर देंगे 100 से, तो ये आपके पास प्रतिशत छूट आ जाएगी, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए और 5 से ये कटेगा, यानी कि 5 दूनी का 10 और 5 दूनी का 10, ये 9 पंजे 45, 5 से कटेगा 5 पंजे 25, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, 522 बट्टे 29, 29 का भाग देंगे तो ये 29 से कम 29 एक बार चला गया और शेषफल बचेगा यहाँ पर 23 का, उतारेंगे तो 232 और 29 8 232 होता है। तो यहाँ पर पहाड़े आप जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो 18% जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे उसके मूल क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, इसे 10 रुपये कम मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर अगर मैं कॉस्ट प्राइस मान लूँ 100, कॉस्ट प्राइस अगर 100 यूनिट था, ठीक है, तो यानी कि 20% के लाभ पर बेचता, तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 20% का लाभ करना है तो यानी कि 120 इसका सेलिंग प्राइस रहा होगा। यदि उसने इसे इसके मूल क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, मूल क्रय मूल्य 100 यूनिट था, इससे 20% कम यानी कि 80 में उसने खरीदा होता, तो उसे यहाँ पर 80 में उसने खरीदा होता तो इसे 10 रुपये कम मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। यानी कि 25% का लाभ कमाने के लिए 80 पर 25% का लाभ कमाना है, तो 80 पर 25% का लाभ कमाना है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यानी कि 80 का हम क्या करेंगे 125% कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20 पंजे 100 और 20 100 के 80 और ये 5 से कटेगा, यहाँ पर ये 25 आ जाएगा, 25 4 100 जो है ये आपका यहाँ पर सेलिंग प्राइस रहना चाहिए। यानी कि ये 100 जो है यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस रहेगा, ये आपका दूसरा नया सेलिंग प्राइस है, ठीक। और यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, यानी कि डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है 20 का,
20 का ही तो डिफरेंस आ रहा है। और क्वेश्चन में कितना दे रखा था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये 20 की कमी हुई है। एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक ये देखा जाए तो कितने की कमी हुई है, 20 की कमी हुई है, 20 की कमी हुई है। क्वेश्चन में कितना दे रखा था विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 10 से घट रहा था, यानी कि 10 कम कर रहा था, तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 है। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था, 100 था, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 100 ना होकर 100 का 1/2 गुना, यानी कि 50 रुपये जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्र धन 4 वर्ष बाद इतना हो जाता है और 8 वर्ष बाद इतना हो जाता है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। तो एक चीज यहाँ पर देखिए, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर 4 वर्ष में ये इतना हो रहा है, ठीक है, ये आपका अमाउंट है, और ये 8 वर्ष में ये इतना हो रहा है। तो यानी कि डिफरेंस देखें तो ये 4 वर्ष और ये 8 वर्ष, कितने का, 4 वर्ष का डिफरेंस है। अब ये 4 वर्ष में जो मिश्र धन का डिफरेंस है वो आपके पास ब्याज हो जाएगा, यानी कि 13,200, ये आपके पास कितने का, 800 यहाँ पर, और 2400, ये 3200 का डिफरेंस यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ये आपके पास 4 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। और 4 वर्ष का अमाउंट ये था, 4 वर्ष का अमाउंट ये था, तो यानी कि प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस ऐसा ही करते हैं तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाता है, यानी कि ये 13,200 का तो अमाउंट था 4 वर्ष का, माइनस कर देंगे 3200, यानी कि कितना आ गया, 10,000 जो है वो आपके पास प्रिंसिपल आ गया। तो यहाँ पर ये जो है अब आपको यूज़ करना है, ये आपको प्रिंसिपल यूज़ करना है 10,000। अब ये 10,000 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 लेनी है, इनटू में समय जो है वो आपका 5 3 15, एक 16/5, ये 16/5 लेना है, और ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो बट्टे में 100 करेंगे, 2 0 से ये 2 0 कट गए, और ये 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, इनटू में 100, यानी कि 3200 रुपये का जो है वो ब्याज होगा। नेक्स्ट, तो इतने थे आज के ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। यहाँ तक आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।